राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं और इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेवारी दी गई है नारंग जी को। हम नारंग जी का सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी अपने को अव्वल मानता है, जो कि क्रांतिकारियों का नाम और हर हाथ में तिरंगा झंडा और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष होने को आ गए हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है और जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स सब लगाए जा रहे हैं। लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जो है पुनः जगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उन वीर बलिदानियों को भूल चुका है यह राष्ट्र, जिसने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, हमें आज़ाद हिंदुस्तान का नागरिक बनाने के लिए और इस राष्ट्र को आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश होने लायक बनाने वाले उन क्रांतिकारियों को आज तक शहीद का दर्जा यह सरकार नहीं दे पाई है। तो आप एक युवा हैं और आप इस बारे में राष्ट्र को क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बात बोली मैं उससे 100% सहमत हूँ। मैं आपको अपना उदाहरण दूंगा। मैं 5वीं कक्षा में था। मेरे पिताजी ने मुझे एक लाइन सिखाई जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव आया और मेरी सोच में बदलाव आया। उन्होंने मुझे एक लाइन सिखाई। वो लाइन थी कि फर्स्ट आई एम द सन ऑफ दिस नेशन, देन आई एम द सन ऑफ माई मदर। यानी कि सबसे पहले मैं इस देश का बालक हूँ, इस देश का बेटा हूँ, बाद में मैं अपनी सगी माँ का बेटा हूँ। इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती अगर हम इस भारत माँ का हल्का सा भी ऋण उतार सके अपने जीवन में, इस मातृभूमि का ऋण उतार सके। लेकिन अक्सर लोग अच्छी बातें करा करते हैं, देशभक्ति की बातें करा करते हैं, लेकिन उनको अमल नहीं किया करते। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कात्यायनी चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सारे युवाओं के लिए, मेरे लिए ये देश सर्वप्रथम है। सबसे पहले देश है, फिर माता पिता है, फिर मेरी पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और दूसरी बात, जिस देश के अंदर मेरा भी आपके साथ ये पूरी की पूरी मेरी भी आपत्ति है कि जिस देश के अंदर राजगुरु ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हो, शहीद सुखदेव ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हो, लेकिन आज भी उस देश के अंदर उनको शहीद का दर्जा ना मिला हो। ऐसे विभिन्न 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 उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी उनके साथ शहीद नाम नहीं लगा। मैं कहता हूं इस राजनीति के खुले खुले हम खिलाफ हैं। ऐसी राजनीति बिल्कुल भी देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं कर पाएंगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। साथ में आने वाली हम अपनी जनरेशन को कोई उदाहरण नहीं दे के जा पाएंगे। मेरा मानना है जिस दिन आम आदमी पार्टी सेंटर में आएगी, मैं आपके कात्यायनी चैनल के माध्यम से, ललित सुमन जी आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं, हम सारे शहीदों को शहीद का दर्जा 100% देंगे। और जो उनकी इज्जत इस देश के अंदर एक बच्चा करना चाहिए, बड़ा तो करना ही चाहिए, एक बच्चा भी जो इस खुले वातावरण के अंदर जी पा रहा है, अपनी जिंदगी अपनी खुली सांस ले पा रहा है, उन सब की इज्जत जो आज तक ड्यू है इस 75 वर्ष के अंदर भी, वो 100% हम दिलवा के रहेंगे। आप ये मेरी बात अच्छे से रिकॉर्ड करके रखिएगा और भगवान ने चाहा तो 2024 में अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम 100% इसको अमल करके दिखाएंगे। अंकुर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और ईश्वर करे जो आपकी बात में वो सार्थकता के साथ विजेता के जो
गुण होते हैं वे सभी विद्यमान हो, लेकिन वो तो भविष्य की बात हो गई। अभी दिल्ली प्रदेश में आपकी सरकार है और लगातार 3 बार से दिल्ली की जनता उन पे भरोसा कर करके अपना मत दे रही है। तो आप अपने दिल्ली की सरकार से भी आग्रह कर सकते हैं जो कम से कम विधानसभा में या एक प्रस्ताव लाकर पास कराकर केंद्र की सरकार को तो भेजें। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मुझे लगता है ललित सुमन जी, आपको एक बारी दिल्ली विधानसभा के अंदर जाना चाहिए और दिल्ली विधानसभा के अंदर जाके वो दृश्य देखना चाहिए जहाँ पे हमने शहीद भगत सिंह की, शहीद राजगुरु की और शहीद सुखदेव की प्रतिमा लगाई है। जहाँ तक आपने कई प्रस्ताव की बात कि ये अगर प्रस्ताव अभी तक पास नहीं हुआ है तो ये 100% प्रस्ताव पास होना चाहिए और आपको मैं बता रहा हूं इसी टेन्योर के अंदर दिल्ली विधानसभा से हम पास करके भी आपको ये दिखा देंगे। ये चीज भी आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपने सुना, एक युवा नेता ने राष्ट्र के सामने बताया है कि अगर दिल्ली विधानसभा में अब तक यह प्रस्ताव नहीं आया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से यह प्रस्ताव इसी सत्र में लाया जाएगा और केंद्र के सरकार के पास भेज दी जाएगी। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है राष्ट्र के लिए और उन राष्ट्रभक्तों के लिए जो वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग बरसों बरस से करते चले आ रहे हैं। उन क्रांतिकारियों के वंशजों के लिए भी बड़े ही गौरव का वह क्षण होगा जब दिल्ली विधानसभा की में सरकार इस प्रस्ताव को अंकुश नारंग जी के निवेदन पर पास कर करके और केंद्र के सरकार के पास भेज देगी। हम एक बार इनको धन्यवाद देते हैं जो कम से कम इन्होंने नेशनल टीवी चैनल के सामने इस तरीके का अपना मंतव्य रखा और बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। अब हम इनसे बात करेंगे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता ने 3 बार विधानसभा में भेज दिया। जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। नारंग जी एक युवा नेता हैं और जोश से भरपूर हैं और बेबाक हैं और बड़े ही सच्चाई के साथ ये बगैर किसी राग लपेट और मन में किसी भी प्रकार का वो जो एक छंद राजनीति होता है उससे अलग हटकर नेशनल चैनल पर जिस हिसाब से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा जो इसके लिए आपने क्या योजना बनाई है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपकी पार्टी निगम में और फिर आगे आए और नहीं आ रही है तो इसके पीछे अब तक क्या कारण रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बार निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी ने 2017 के अंदर लड़ा है जिसके अंदर हमारे 49 निगम पार्षद आए। दिल्ली के अंदर पिछले 20 वर्ष से भाजपा इस निगम के अंदर बैठी है। कांग्रेस और भाजपा पूरी सेटिंग करके रखती थी कि कांग्रेस की अगर सरकार है तो भाजपा निगम के अंदर होती थी और दोनों मिल बांट के एक साथ खाते थे। लेकिन जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है। जनता ने आम आदमी पार्टी को पहले 28 सीटें दी, वो 49 दिन की सरकार देने के बाद उन्होंने 67 सीट दी और उसके बाद 5 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से 70 में से 62 सीट दी। तो जो एक खुद में इतिहास रचा हुआ है ये दिल्ली की जनता ने किया। अब दिल्ली की जनता इनके भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान है। अपने घर में अपनी जमा पूंजी से अपनी जमीन खरीदी हुए पे अपना ईटा गिराते हुए, अपने बदरपुर गिराते हुए जब एमसीडी वाला सामने आके खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि लाओ मुझे पैसे दो तभी आप लेंटर डाल पाओगे, तो सोचिए उस व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी होती है। मतलब उसको अपनी जमा पूंजी से उस लेंटर के पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात, अगर तो आप लेंटर के पैसे दे दो तो आपने नक्शा पास नहीं करवाया तब भी आपका नक्शा पास है। अगर आप लेंटर के पैसे ना दो तो आपने नक्शा पास भी कराया हो तब भी आपका लेंटर इल्लीगल है। यह भाजपा ने दिल्ली के अंदर सिद्ध करके दिखाया। एक एक काउंसलर, मैं आप ही के माध्यम से, आपने कहा मैं बेबाक बोलता हूं, मैं आप ही के माध्यम से कह रहा हूं, एक एक भाजपा का काउंसलर भ्रष्टाचारी है। ये लेंटर के ऊपर तो महंगाई भत्ता के साथ हर एक साल लेंटर के रेट बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इनसे कहो कूड़ा उठवा लो तो इनसे कूड़ा नहीं उठता।
इनसे कहो पार्क का सुंदरीकरण कर दो, तो इनसे पार्क का सुंदरीकरण नहीं होता। नए पार्क बनाना तो हमारे लिए दूर की बात, पुराने पार्क भी इनसे मेंटेन नहीं हो रहे। वहां पे माली इनके कॉपी में तो होते हैं, इनके रजिस्टर में तो होते हैं, इनके अकाउंट्स में तो होते हैं, लेकिन असली में दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा शौचालय देख लो, बातें तो इन्होंने बड़ी बड़ी करी, शौच एक सोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत का सपना देखा, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनके भाजपा के जो दिल्ली के काउंसलर हैं वो इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं कि वो उनका स्वच्छ भारत का सपना को भी अमल नहीं होने देंगे। उदाहरण देता हूं, स्वच्छ भारत के माध्यम से पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सफाई करवाई, शौचालय बनवाए, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर, आप मेरे से ज्यादा दिल्ली के अंदर घूमते, जगह जगह सड़क सड़क कूड़ा ही कूड़ा हो गया। कूड़ादान ही सिर्फ कूड़े से नहीं भरा हुआ, सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा। लोगों के घरों से जो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी इनकी है, वो कूड़ा नहीं उठाते हैं। पार्कों में जो हम साफ वातावरण में हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं, हम लोग जो सैर करना चाहते हैं, बुजुर्ग जो वहां के बैठना चाहते हैं, वो आज बैठ नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे स्वच्छ वातावरण नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, शौच एक सोच, इन्होंने बड़ी बात तो कर दी, मूवी ले आए उसके ऊपर, लेकिन आज भी इनसे सड़कों पे शौचालय नहीं बन रहे। आप मुझे गिनती करके बता दीजिए ललित सुमन जी, आप मुझे अपने कात्यायनी चैनल के माध्यम से बता दीजिए ललित सुमन जी, कि क्या दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए सड़क पे शौचालय है कि नहीं है। आप मुझे बता दीजिएगा दिल्ली के अंदर कितने हैं। अगर नहीं है तो स्वच्छ भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, क्या उनके भाजपा के निगम पार्षद ये इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? मतलब कि नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, जो इनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है माननीय आदेश गुप्ता जी, वो खुद एक निगम पार्षद है, वो वार्ड नंबर 98N वेस्ट पटेल नगर से निगम पार्षद है। ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष पटेल नगर रहता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आदेश गुप्ता वहां का निगम पार्षद है। आज आप वार्ड नंबर 98N के अंदर जाओ, आपको सड़क सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा है। आप राजस्थान कॉलोनी से शुरू करो, पीछे से शुरू करवाता हूं। राजस्थान कॉलोनी से होते हुए गायत्री कॉलोनी जाओ, गायत्री कॉलोनी से होते होते आप होली चौक तक जाओ, होली चौक से या तो पंजाबी बस्ती की तरफ चले जाओ या नेपाली मंदिर की तरफ चले जाओ, सारी सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा है, एक भी कूड़ा घर नहीं है वहां पे। सारी सड़कों में पानी भरा रहता है, मतलब जल भराव है वहां पे। एक बारिश आ जाए, इनकी बरसातियां काम ही नहीं करती हैं वहां पे। आगे पार्क जितने थे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने अपनी दीवारें निकालने के लिए, देखिए आपने कहा बेबाक, मैं हर एक चीज तथ्य के साथ बोलता हूं, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को, आदेश गुप्ता जी के कार्यकर्ताओं को अपनी घरों की दीवारें निकालने के लिए इन्होंने पार्कों की दीवारें अंदर कर दी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, प्रेम नगर का जो वार्ड नंबर 98N के अंदर आता है। अगर किसी व्यक्ति को देखना हो तो मेरे साथ चल लीजिएगा, मैं पुरानी तस्वीर भी दिखा दूंगा और नई तस्वीर भी दिखा दूंगा। काफी सारे ऐसे पार्क दिखा दूंगा जिनको इन्होंने आदेश गुप्ता जी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है और वहां पे ताले लगा दिए हैं। एक पब्लिक पार्क जिसका टैक्स हमसे लिया जाता है, आज एमसीडी कहती है कि उसके पास टैक्स नहीं है। अगर आपको मैं टैक्स बताऊं तो आपका हाउस टैक्स, पार्किंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कन्वर्जन चार्जेस, हॉर्टिकल्चर टैक्स, ये सात, और आप जहां पे अपनी गाड़ी पार्क करते हो वो भी पार्किंग एमसीडी की होती है। वो जो पैसे, वो सारे के सारे एमसीडी के पास जाते हैं। एक अगर आपको पार्क शादी के लिए बुक करवाना हो ना, उस पार्क के लिए आपके 18 से 20 हजार रुपये लगते हैं, वो पैसा एमसीडी के पास जाता है। और मजे वाली बात बता रहा हूं, आप ही के माध्यम से बता रहा हूं, कैश में पैसा लेते हैं ये। डिपॉजिट तो सिर्फ 5,000 रुपये का लेते हैं ये डीडी के माध्यम से, बाकी 12,000 रुपये कैश में लेते हैं। मतलब वो एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इनके सफाई कर्मचारियों को इनके माध्यम से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं उस पैसे के माध्यम से। दूसरी तरफ अपने लेंटर के पैसे पे महंगाई भत्ता के साथ
लेंटर पे बढ़ोतरी करे जा रहे हैं, पैसे पे पैसे बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। तो ये कौन सी दोहरी चाल है? इससे जनता त्रस्त हो गई है और खुद ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एक निगम पार्षद होते हुए अपनी स्वच्छ भारत का सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, साथ में जो उसकी निगम पार्षद की जिम्मेदारियां होती है उसका निर्वाह नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे निगम पार्षदों को क्या दिखाएगा? मैं तो आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने तो पूरा का पूरा प्लान बना लिया है कि एमसीडी को बेच दो अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, ताकि जब आम आदमी पार्टी आए तो वो कोई काम ना करा पाए। ये आज भाजपा के निगम पार्षदों की सोच है। इसका उदाहरण दे देता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सर्वे के हिसाब से अपनी लिस्ट निकाली और पूरे हिंदुस्तान के निगमों का विवरण दिया, तो 48वें नंबर पे उनका दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था। आप उस लिस्ट को चेक कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वे के हिसाब से, उनके आकलन के हिसाब से आखिरी उनका दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, जिसकी हालत ऐसी है। ये हुई एमसीडी की बात। साथ में आपने कहा अब दिल्ली के अंदर चुनाव खासकर विधानसभा का और देश का व्यक्ति के चेहरे पे होता है। जैसे कि आज अरविंद केजरीवाल काफी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान में अगर उनकी आप प्रस्तुता का अगर टेस्ट करें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीएम होंगे अरविंद केजरीवाल। तो जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है, दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को लाना चाहती है। ऐसी 2014 में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी बहुत देश को सपने दिखा के आए। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 2014 और 2019 के अंदर मोदी जी के चेहरे पे ये पूरे का पूरा चुनाव हुआ। चाहे उसके अंदर फिर उनके भाजपा के सांसद दिखाई दिए या नहीं दिखाई दिए, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे देश की जनता ने वोट देके मोदी जी पर विश्वास दिखाकर इस देश की जनता ने मोदी जी को जितवाया। अब 2024 में यह आकलन देश की जनता दोबारा से करेगी कि कैसे क्या होगा। लेकिन 2022 में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है और दिल्ली की जनता एमसीडी के अंदर बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी को 100% दिल्ली की जनता इस बारी मौका देगी और निगम में, तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी के मेयर होंगे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, ताकि जैसे दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, ऐसे ही निगम के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से दिल्ली के अंदर काम होना चाहिए और दिल्ली की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपने सुना जो किस प्रकार से इन्होंने निगम के बारे में और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो एक निगम पार्षद भी हैं उनके निगम क्षेत्र के संदर्भ में आपको बताया नेशनल टीवी चैनल पर। अब हम इनसे बात कर लेते हैं जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, जहां इन्हें एक चेयरमैन का पद दिया गया है। इस कोऑपरेटिव के माध्यम से क्या क्या काम किया जाता है क्षेत्र के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, और अब तक इन्होंने क्या क्या काम किया है जिससे दिल्ली वासियों को किस किस तरह की सुविधाएं प्राप्त हुई है। देखिए, मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड का बेसिकली चेयरमैन हूँ। दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड के अपना स्टोर्स होते हैं और अपना स्टोर्स बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले आपने पालिका बाजार देखा था और ये सारी चीज़ें देखी थी, वैसे ही अपना स्टोर भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जहाँ पे आपको हर एक ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसी कंज्यूमर ड्यूरेबल के माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने सुना था कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जैसे डोर स्टेप डिलीवरी है राशन की, वो आप पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो DCCWS के माध्यम से होगी, यानी हर एक घर तक राशन जो पहुंचेगा वो DCCWS के माध्यम से ही पहुंचेगा। ये DCCWS की जिम्मेदारी है। बाकी हमारे और कई वर्टिकल्स हैं, जैसे स्टेशनरी है। स्टेशनरी हम कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टेशनरी हमारे माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और एज पर द रिक्वायरमेंट जो दिल्ली सरकार को जरूरतें होती हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे DCCWS के
माध्यम से होती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। समस्त राष्ट्रवासियों को कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को श्रेया फर्निशिंग की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को कला मंदिर वुडन फर्नीचर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को संयोजक राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, भारत उत्सव की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को शहीद स्मारक रमेश नगर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर भाजपा शासित नगर निगम को आड़े हाथ लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नगर निगम द्वारा बनाए गए ग्रीन पार्क में बने पार्किंग को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि दिल्ली में अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह की कमी नहीं की है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए कम करने से काम नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं कि एम्स के पास ग्रीन पार्क में एक बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम से। पिछले साल नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ, बड़े जोर शोर से उसका उद्घाटन किया गया और 1 साल के अंदर अंदर वो पार्किंग टूट गई। वो पार्किंग टूट गई, वो तो ईश्वर की कृपा है कि उस वक्त वहाँ पे लोग नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा होता। लेकिन वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थीं वो गाड़ियाँ टूट गईं। 1 साल के अंदर अंदर नगर निगम की बनाई हुई पार्किंग गिर पड़ी। भारतीय जनता पार्टी जो पैसा पैसा चिल्लाती रहती है, जब उसको पैसा मिलता है तो पैसे का ये करती है, वो भ्रष्टाचार में लगाती है। जाहिर सी बात है कि इसके पार्किंग के बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, गलतियां हुई हैं, गड़बड़ी की गई है। ये बहुत सीरियस मामला है। दिल्ली सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आज ही मैंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ जो दिल्ली सरकार में होते हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ को ऑर्डर किया है कि इसकी 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ से जांच कराएं कि इस पार्किंग के बनाने में क्या खामी थी, कौन लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस सब की जांच करा के दें। क्योंकि जनता से इस तरह लिए गए पैसे में कोताही, बेईमानी और दूसरा जनता की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में, 4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जितने जितने रेट कम होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही और उन्होंने 15 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा के 34 रुपये कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपये से 34 रुपये बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपये से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपये कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपये और कम किया जाए। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हुए थे उसका फायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। इन दिनों पश्चिमी जिला की उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ जोरों से चल रही है। वहीं इसी क्रम में
1 नवंबर को ख्याला पुलिस थाना को थाना क्षेत्र में फायरिंग व घायल होने की सूचना मिली थी। फायरिंग में घायल हुए जसकरण उर्फ लिटिल को तुरंत इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया और ख्याला पुलिस थाना में FIR दर्ज कराई गई थी। पर 2 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के दौरान घायल जसकरण उर्फ लिटिल ने दम तोड़ दिया और इसके तहत मामले में धारा 302 IPC जोड़ा गया। जांच के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और उपलब्ध CCTV फुटेज के आधार पर और भी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 1/11/2021 को एक युवक जसकरण सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जब उसका इलाज चल रहा था तब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। दौराने इलाज युवक की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत 302 जो कि मर्डर की धारा है वो इस केस में ऐड करी गई और CCTV फुटेजेस और वीडियो फुटेजेस के बेसिस पे 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिन अपराधियों के नाम आतिश खान, विजय मनचंदा, रमेश और बबलू नागर हैं। इसके अलावा अन्य कुछ लोगों की भी इसमें आइडेंटिफिकेशन करी गई है, जिसके लिए रेड्स करी जा रही हैं और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 7 नवंबर को होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने देते हुए बताया कि इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा होगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह भाग लेने वाले हैं। कुल मिलाकर के 124 सदस्य दिल्ली में NDMC सेंटर से राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।